डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि लोग तो गवर्नमेंट की नौकरियों के पे तरसते हैं, काफ़ी माल देते हैं कमाने के लिए कि यार मुझे नौकरी मिल जाए। आपने क्यों नौकरी छोड़ दी गवर्नमेंट की? हाँ, बस मैं जिस तरह मैंने आपको शौक से बताया कि वाकई एक ये डिसीजन जो करना आसान नहीं होता, क्योंकि मैं पब्लिक सर्विस कमीशन करके बाकायदा वहाँ सेलेक्ट होकर ग्रेड 17 में अपॉइंट हुआ था लाहौर जैसे शहर में। एक तो लाहौर शहर छोड़ना भी आसान नहीं है, और दूसरा ये कि सरकारी नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं है। लेकिन यह है कि चूँकि एक गोल था ज़िंदगी का कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इसलिए मैंने इस नौकरी को इस्तीफ़ा दिया। और आपको एक मज़ेदार मैं अपनी दिलचस्प बात बताऊं कि मुझे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ ने बुलाया, खातून थी, उन्होंने कहा कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, लोग तो नौकरियां तलाश करते हैं और आप इस्तीफ़ा देते जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैंने नहीं आना, मैंने जो है ना प्राइवेट काम करना है अपना। उसने कहा नहीं, आप जज्बाती हो रहे हैं, आप यूँ करें कि मैं आपकी फ़ाइल एक तरफ रख देती हूँ, और जब आपका दिल चाहे 6 महीने बाद, साल बाद आप दोबारा आना, हम आपको दोबारा इंडक्ट कर लेंगे। तो वो फ़ाइल मेरी अभी तक वहाँ ऐसे ही क्लोज पड़ी है। उसके बाद ना मैं गया हूँ वापस, ना कभी फ़ाइल देखी है कि किधर है, और ना मैंने अपने जो ड्यूज़ थे सरकारी वो हासिल किए। यानी अभी दरवाज़ा पीछे खुला हुआ है। दरवाज़ा खुला था, अब तो खैर ओवर एज हो गया हूँ मैं, लेकिन यह है कि उस वक्त ये दरवाज़ा उन्होंने खुला रखा था सेक्रेटरी हेल्थ ने। उन्होंने कहा जी आप जज्बाती हो रहे हैं, इसको छोड़ें, आप फाइल आपकी पड़ी है, फिर आ जाना किसी वक्त जब आपका दिल चाहे। अच्छा, इसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए? जी, वो तो आप गवाह हैं शौक साहब कि हम प्राइवेट फील्ड में आपके उसमें आए और अब इसमें काम शुरू किया। लेकिन यह एक फिर चूँकि एक नया 6 साल अफसरी करने के बाद फिर एक नए सिरे से काम शुरू करना पड़ा, तो एक मुश्किल काम था कि अपना बैग उठा के और लोगों के पास जाना, अद्वियात के बारे में बताना, और उसको जो है ना वो मतलब डोर टू डोर जाना। तो वो अफसरी उफसरी तो सारी जो है वो लपेटी गई। तो लेकिन यह है कि जज्बा था कि नहीं ये काम करना है। हालांकि पीछे जाने का भी ऑप्शन मौजूद था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जाकर कश्तियाँ चलाई हैं तो फिर आगे काम चलेगा, कश्तियाँ नहीं चलाओगे तो फिर पीछे जाने के लिए आपका दिल चाहेगा। तो फिर मैंने ये उसको छोड़ दिया बिल्कुल ही, इस जहन को। मैंने कहा नहीं, जो कामयाब नाकाम अल्लाह के सुपुर्द है। और मैंने पहला जो मेरे जहन में बड़ा ख्याल जो क्लिक किया ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाकी काफ़ी मैं सोचता रहा कि ये मैं क्या करूँगा, वहाँ पता नहीं मैं कामयाब हो सकूँगा नहीं हो सकूँगा। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में क्लिक की कि राज़िक जो है वो तो अल्लाह ताला है, वो गवर्नमेंट तो रिस्क नहीं देती, रिस्क तो अल्लाह ताला देता है। तो अगर मैं इस गवर्नमेंट को खुदा बना बैठूँगा तो फिर तो मैं शिरक कर रहा हूँ। तो मैंने उसी के जहन को फौरी तौर पर अपने आप को सेट किया। मैंने कहा नहीं, जो रब यहाँ रिस्क देने पे कादिर है वो वहाँ इंशाल्लाह इससे बेहतर देगा। तो ये डिसीजन का मेरा एक ख़ास पॉइंट था, जहाँ से टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मैंने लिया। डॉक्टर साहब, आपने प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लिया, इसमें आपने आके अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल, तहरीर व तकरीर, अदब, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपने किया, इसका कैसे किया, इसे कैसे डेवलपमेंट की इसने आपने? जी, उसमें शौक था, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया, तो उसमें हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी, बल्कि आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये जो अहसन इकबाल साहब वज़ीर हैं, ये हमें बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ाया करते थे। ये उस वक्त अमेरिका से ताज़ा डिग्री लेके आए थे MBA की, और यहाँ के ये चूँकि इंजीनियर थे, तो हमारे वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में ये विजिटिंग लेक्चरर थे। तो इनसे हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ी है, और उसके बाद ये मार्केटिंग मैनेजमेंट भी काम में आई है हमारी जो ना इसमें। तो उसमें यह है कि उसमें मैंने ये देखा कि कोई भी फील्ड है, उसमें कामयाबी के लिए शर्त है ना, वो आपकी कमिटमेंट और दूसरे आपकी मेहनत। इंटेलिजेंट आप इतने ना भी हों, लेकिन आप मेहनती हों तो आप कामयाब हो सकते हैं। आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा भी हों, लेकिन यह है कि आप में मेहनत करने का जज्बा ना हो तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो शायर और फ़लसफ़ी होते हैं, वो सोचते हैं उनकी बहुत बड़ी होती है, आसमान पे वो तारे डालते हैं, सितारों पे कमन डालते हैं, लेकिन ये है कि वो अमली तौर पर कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिर्फ एक इल्यूजन की दुनिया में, ख्याली दुनिया में रहते हैं। तो इस ख्याली दुनिया को आप क्रिएट ज़रूर करें, क्योंकि इंसान ख्वाब देखेगा तो ताबीर पाएगा। तो यानी देखती आँखों से ख्वाब देखने चाहिए, खुली आँखों से ख्वाब देखने चाहिए, फिर उसकी ताबीर पाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। कोई ऐसा वाक़या जो बहुत मुतासर कुन हो आपने ज़िंदगी में, ये प्राइवेट सेक्टर में हुआ हो आपके साथ? आपका चूँकि फील्ड लाइफ स्टॉक का, पोल्ट्री का, वेटनरी का था, कोई ऐसी याद है आपको चीज़? देखें, इसमें पहली बात तो ये है कि मैं वैसे वेटनरी डॉक्टर था, तो मेरा एक स्टेटस तो था, उसको माशरे में एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि हमारा फील्ड भी वही था कि वेटनरी मेडिसिन का ही मैंने काम शुरू किया था। तो लेकिन यह है कि इसमें यानी वेटनरी डॉक्टर्स के अलावा वेटनरी असिस्टेंट हैं, आम को वैक्सीनेटर हैं, इनका बड़ा अहम किरदार होता है, और ये भी मेडिसिन की सेल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब एक डॉक्टर का जाके एक वैक्सीनेटर को अद्वियात जो है डिलीट करना, उससे बिज़नेस लेना, एक मतलब ज़हनी हमांगी हो नहीं पाती। इस चीज़ को फिर मैंने जो है ना सबसे पहले अपने जहन से उतारा कि मैंने कहा तुम अपनी डॉक्टरी को पीछे रखो, तुम समझो कि इस वक्त तुम एक
यानी सेल्समैन हो और तुमने एक चीज़ को सेल्स करना है, तुम्हारे सामने कौन बैठा है, तुम उससे तुम्हें गर्द नहीं होनी चाहिए, वो तुम्हारा कस्टमर है। तो इस तरीके से मैंने जो है ना अपने आप को तब्दील किया है, वरना ये तब्दीली बड़ी मुश्किल होती है। तो आप क्या जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं हमारे वेटरनरियन शोबे में, क्या आप उनको तलकीन करेंगे, किस तरह वो आगे बढ़ें? चौक साहब, मैं तो यही तलकीन करूँगा कि आप नौकरियों के पीछे ना जाएं, ना सरकारी ना प्राइवेट। आप अपना एक बिज़नेस प्लान करें, और बेशक वो छोटे से छोटा बिजनेस होगा, शुरू में छोटा ही होता है। आज जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है ना, उनकी आप जब इब्तदाई स्टेज देखेंगे, आपने बल्कि शायद वो किताब पढ़ी होगी अमजद साकिब साहब की, जिसमें उन्होंने चिन्योटी शेखों के बारे में पूरी वो किताब लिखी है, कामयाब लोग के जी उन्वान से। बिल्कुल। तो उसमें आप देख लें जितने कामयाब लोग, मियाँ मनशा हैं और पता नहीं कौन कौन है, सबका उन्होंने लिस्ट दी है। वो कहाँ से शुरू हुए हैं? बिल्कुल छोटे कारोबार से शुरू हुए हैं। ये तो आपकी बात दुरुस्त है। हमारे पोल्ट्री में ऐसे हैं, डॉक्टर सादक है, डॉक्टर असलम है, साबर साहब हैं, रंधावा साहब हैं, अरशद साहब हैं, सब लोग जो हैं वही ज़ीरो से हीरो बने। जी, तो मेरा ये आपके इन लोग अपने सामीन को, जो नाजरीन हैं, उनको ये मैं ही कहूँगा कि आप जब भी अपना प्लान करें, बस बिज़नेस प्लान करें। बेशक वो छोटे से छोटा बिज़नेस हो, एक माचिस बेचने का ही बेशक बिज़नेस हो, लेकिन उसको आप शुरू करें और उसके अंदर आप जो है ना नई चीज़ें लाएँ, क्योंकि दुनिया जो है नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर आप जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही करते जाएंगे तो उसका कोई प्रोडक्टिव असर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री के शोबे में कौन से छोटे बिजनेस हैं जिनको हम कर सकते हैं, जो हमारे वेटरनरियन कर सकते हैं, जिससे वो आगाज़ कर सकते हैं? आपकी नज़र में क्या एडवाइस करेंगे? लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का शोबा, तो पोल्ट्री का शोबा तो माशाल्लाह बहुत डेवलप हो गया है, और इसमें अब छोटे बिजनेस की गुंजाइश कम हो गई है। बड़ा बिजनेस अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसमें कंट्रोल शेड हैं जो कि करोड़ों रुपए में लगते हैं, और पीछे भी उनके लिए करोड़ों रुपए चाहिए होता है। तो अब वो बिज़नेस थोड़ा तब्दील हो गया। जब हमने शुरू किया था उस वक्त ये बिज़नेस जो है ना वो बड़े छोटे लेवल पे था, यानी 4000 5000 बर्ड जो लोग पालते थे वो बड़े फार्मर काउंट होते थे, वरना 1000 500 2000 बर्ड भी लोग पाला करते थे। तो अब तो माशाल्लाह आपको देखते हैं कि एक एक फार्मर जो एक फार्म पे 3-3 लाख 4-4 लाख बर्ड जो है तैयार हो रहा है, और वो कंट्रोल शेड में तैयार हो रहा है। लेकिन लाइफ स्टॉक का शोबा अभी जो है ना वो इसमें अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। वैसे गुंजाइश तो हर फील्ड में होती है, लाइफ स्टॉक पोल्ट्री में भी गुंजाइश मौजूद है, यह नहीं है कि ख़त्म हो गई है, लेकिन यह है कि लाइफ स्टॉक का जो शोबा है वो उसमें अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आम लोगों के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। इसमें आप ये देखें कि हमारी जो खुराक है वो एक बुनियाद है, इंसानी खुराक हर वक्त उसकी ज़रूरत होगी। इसमें ना महंगाई का कोई असर होगा, ना इसमें हालात का कोई असर होगा। इंसान ने ज़िंदा रहना है तो उसने खाना है, और खाना है तो प्रोड्यूस भी करना है। सिर्फ ये है कि उसको हमने किस तरीके से लेकर चलना है, इसमें जो है ना वो आपको अपने आप को एक्सेल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।